से लाया गया और इसका मूल मतलब क्या होता है? अमृता, मेघा, ई बुक नहीं मिली सर, कोई बात नहीं, अभी क्लास करने को मिल गई, मोहम्मद जी को मिल गई, उषा को मिल गई, अनीस को मिल गई। कहा? गुड इवनिंग। मैंने आपको सिलेबस तो आपको मैंने बताया था ना, आप लोग नोटिफिकेशन में देखो, वहां मिल जाएगा। प्रदीप, वेरी गुड इवनिंग सेशन को। शब्द का मतलब क्या होता है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी कि इकोनॉमी शब्द का मतलब क्या होता है? बताइए, आप में से कोई बता सकता है इकोनॉमी या अर्थशास्त्र का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इकोनॉमी, या फिर अर्थशास्त्र शब्द से आप क्या तात्पर्य निकालते हैं? डॉली, अमृता, वेरी गुड इवनिंग। बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए। ओके ओके, हाँ वही ई बुक है सुनैना। ओके, हमारे जीवन में आया कहां से? तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द इकोनॉमिया से लाया गया है। इकोनॉमिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जहां पर इको शब्द का मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी कि घर, और नोमिया शब्द का मतलब होता है प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट। तो हम अपने घर का जो प्रबंधन करते हैं उसको हम इकोनॉमिया कहते हैं, और अंग्रेजी में इकोनॉमी का मतलब होता है घर का प्रबंधन करना। तो समझ में आया कि इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द इकोनॉमिया से हुई है। तो पैसे से रिलेटेड नहीं, किसी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से रिलेटेड नहीं, बल्कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या है, इसका मूल अर्थ है। तो इकोनॉमी के अंदर हम अपने घर के अंदर, इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, हम अपने घर के अंदर जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा क्या उत्पादन किया जा रहा है, कैसे उत्पादन किया जा रहा है, किसके लिए उत्पादन कर रहे हैं, और हम क्या चीज का उत्पादन कर रहे हैं, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि अगर हम इकोनॉमी शब्द को देखें तो इकोनॉमी में हमें क्या करना है, अपने घर का व्यवस्था को संभालना है। कितने लोगों के सर के ऊपर से ये बात निकल गई? कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके सर के ऊपर से ये बात निकल गई कि सर हम घर का प्रबंधन से हम उत्पादन, वितरण और उपभोग को क्यों देख पा रहे हैं? तो देखिए, अगर मैं एक सीधे और आसान भाषा में बात करूं, मान लेते हैं हमारे क्लास में स्टूडेंट है नीरज, ठीक है, नीरज के पास है 50 लाख रुपए, और नीरज एक कंपनी खोलना चाहते हैं जो कि क्या करती है, मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक बनाती है। तो नीरज इस कोल्ड ड्रिंक बनाने की कंपनी में जो ये 50 लाख रुपए लगा रहे हैं, ये क्या सोच के लगा रहे हैं? ये सोच के लगाएंगे कि हम कैसे सबसे किफायती, अच्छी गुणवत्ता की चीज का उत्पादन करके मैक्सिमम लाभ को अर्जित कर पाए। यही तो होता है। यानी कि ये 50,000 रुपए का प्रबंधन किस प्रकार करें जिससे कि हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसी को, या इसी हाउस होल्ड मैनेजमेंट को, या अपने संस्थान के प्रबंधन को हम क्या करते हैं, इसी के अध्ययन को हम इकोनॉमी कहते हैं, है ना? जैसे आपने देखा होगा हमारे आपके घर में जब पहली तारीख आती है, तो हमारे पापा मम्मी क्या करते हैं, जो भी अर्निंग मेंबर है, हर महीने की पहली तारीख को क्या करते हैं, बिजली का बिल अलग कर देते हैं, हमारी आपकी ट्यूशन की फीस, घर के राशन का खर्चा अलग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो भी क्या कर रहे हैं, उनकी जो भी कमाई पूरे महीने की आई उससे हमारे घर खर्च को, घर का प्रबंधन कर रहे हैं कि भैया सबके पास रोटी, कपड़ा, शिक्षा की पूरी पूर्ण व्यवस्था हो पाए। तो इसी को हम लोग क्या है, इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। क्लियर? तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा घर, यानी कि एक क्षेत्र को या एक इलाके को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, इस गोले के अंदर की हम व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं या इस अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो इसको हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, कैसे हम सबसे किफायती और अपनी जो वस्तुएं हैं,
या फिर हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं या सीमित साधन संसाधन हैं, उसका कैसे हम इष्टतम प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर पाए, अधिक से अधिक लोगों तक उसको पहुंचा पाए, इसके अध्ययन को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है? इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है, और इकोनॉमी क्या है? हमारे घर का प्रबंधन है। तो दोनों शब्दों के बीच का अंतर समझ में आया कि हम कई बार इकोनॉमी देखते हैं और कई बार इकोनॉमिक्स देखते हैं। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक कोई कंफ्यूजन या डाउट किसी भी स्टूडेंट को? अभी आएंगे, अभी कॉन्सेप्ट को समझिए रंजना। सब नोट्स में लिखा हुआ है, सब कुछ नोट्स में है, मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है, डेफिनेशन एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द नोट्स और ई बुक्स। ठीक है? क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में यहाँ बोल के या पीपीटी पढ़ा के चला जाऊंगा तो आपको नोट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं, फिर आपको समझाने का क्या मतलब होगा? ठीक है? अभी आप समझने पे ध्यान दीजिए, ये सब चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। तो आपने कभी सोचा है या समझा है कि हम जब भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम एक क्षेत्र को या एक एरिया को निर्धारित करते हैं? जैसे कभी आपने ये देखा है कि इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है? हम क्या पढ़ते हैं? इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत के घर के अंदर जो प्रबंधन हो रहा है उसका अध्ययन हम करेंगे। यानी कि अक्सर हम पढ़ते हैं क्या है, इंडिया की इकोनॉमी क्या हुई, या फिर यूएस की इकोनॉमी क्या हुई, चाइना की इकोनॉमी क्या है। तो हमने एक क्षेत्र को डिफाइन किया, एक हाउस होल्ड को डिफाइन किया, और उसके अंदर की अर्थव्यवस्था का हम क्या कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसीलिए इकोनॉमी क्या है? एक हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री या एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसके अंदर हम कैसे चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे कि हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस यानी कि हमारे पास जो सीमित साधन है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। क्लियर? अब क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक शब्द पे अगर डेफिनेशन लिखने को आती है या परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, सभी लोग उत्तर दे पाएंगे कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हमारे लिए इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, या हमारे लिए अर्थव्यवस्था क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम मनुष्यों की जरूरतों को आप देखिए हमेशा बदलती रहती है और अनलिमिटेड होती है। आपने कभी ये चीज सोची है या कभी गौर किया है कि जब हमारे दुनिया में कोई भी एक चीज मौजूद है, तब भी दूसरी कंपनी उस चीज को क्यों बना रही है? जैसे आप देखिए, हमारे देश में प्यास मिटाने के लिए वो बिस्लरी का पानी आता है, लेकिन उसके अलावा भी एक्वाफिना या किनले पानी बनाती है। यस और नो? आपने देखा है कि नहीं? तब भी उनके पानी बिक रहा है, तब भी लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्यों की चीजें क्या है, निरंतर बदल रही हैं। अभी हमारे पास क्या है, 5 लाख है तो हम छोटी मारुति की गाड़ी खरीद लेंगे। अभी हमारी कमाई बढ़ गई, 10 लाख हो गया, तो हम लोग हो सकता है जो क्या है, हुंडई की गाड़ी खरीद ले। तो हमारी जरूरतें क्या है, जरूरतों हमारी क्या है, दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं, और इसी का फायदा क्या है, कंपनियां उठाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मांग क्या है, अनलिमिटेड है, और हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। और रिसोर्सेस का मतलब क्या है, पैसा। तो हम पैसे का कैसे ऐसे इस्तेमाल करें, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, जिससे कि हम लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर पाते हैं। क्लियर? तो इसी वजह से क्या है, दुनिया में अर्थव्यवस्था क्या है, अपने आप अपनी चीजों को ढाल लेती है। ऐसा नहीं कि पता लगा आज मैंने क्या करा, एक नई कोल्ड ड्रिंक बना दी, लेकिन मार्केट में क्या है, पेप्सी, थम्स अप, फैंटा है। लेकिन हाँ, अगर मेरी कोल्ड ड्रिंक आएगी तो हो सकता है कुछ ग्राहकों को मेरी कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगे। क्यों? क्योंकि पेप्सी अगर 15 रुपए की बिक रही है तो मैं तो 10 ही रुपए की बेच रहा हूँ। तो जो गरीब लोग हैं, जो 15 रुपए की पेप्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेरी कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे, जिससे कि क्या है, मुझको लाभ होगा। तो इसी का अध्ययन या इसका प्रबंधन ही हमारा इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स जैसे शब्दों को या विषयों को जन्म देता है। सभी को क्लियर हुआ यहां तक? सॉरी।
चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो यहां पर हमने अभी देखा कि हम यहां पर इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में क्या कर रहे हैं, इस चीज का अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे लोग हमारे रिसोर्सेस को अलॉट कर रहे हैं, उससे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन कर पा रहे हैं। तो डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी इंग्लिश और हिंदी में। क्लास के बाद आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर कर ही लिया है। कोई डाउट या कोई सवाल किसी के मन में, स्टूडेंट के मन में? तो मैं इसी तरह से इस क्लास में, मतलब इस पूरे कोर्स के दौरान हम लोग कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और नोट्स आपको पीपीटी के माध्यम से अवेलेबल रहेगा इंग्लिश और हिंदी में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो दिल खोल करके एक नहीं बीसियों सवाल पूछिए, लेकिन बिना डाउट क्लियर करें, क्लास से बाहर मत जाइएगा। ठीक है, चलिए। अब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थशास्त्र हमारे दो प्रमुख प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या अंतर होता है इसमें, आइए समझते हैं। आप सबसे एक छोटा सा सवाल मेरे द्वारा एक छोटा सा सवाल। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आप में से कितने छात्रों के इंटर में 70% से ऊपर अंक थे? अगर मैं आप में से सभी स्टूडेंट को बोलूं, जरा मुझे ये बताओ, हमारे क्लास में मान लो 70 बच्चे बैठे हैं, इसमें से कितने प्रतिशत बच्चों के 70% से अधिक मार्क्स थे हमारे ग्रेजुएशन में या इंटर में? तो आप में से सभी लोगों को इसको निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा, बताइए। अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं कि हमारे क्लास में 70 बच्चे हैं और आप लोग 70 बच्चों का ये पता करके बताइए कि इंटर या ग्रेजुएशन में कितने 70% से ऊपर हैं, निकालना आसान होगा। बहुत बढ़िया। अब मैं सवाल कहूं कि आपने जिस स्कूल से पढ़ाई की थी वहां पर इसका कैलकुलेशन करके बताइए, तो आप निकाल पाएंगे? धन्यवाद प्रभा। बताइए स्तुति, गुड इवनिंग। अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्लास के अलावा अपने विद्यालय के बच्चों का ये अध्ययन करके बताइए, तो आपके लिए निकाल पाना संभव होगा या असंभव? संभव होगा। थोड़ा और बड़ा करूं कि आप अपने जिले में पता करके बताइए, तब आप निकाल पाओगे? थोड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर राज्य की बात करूं कि आपके राज्य में कितने बच्चों के 70 से ऊपर हैं, और चुनौती होगी। और ऐसे ही अगर पूरे देश की बात करूं तो देश में निकाल पाना हमारे आपके लिए असंभव होगा। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर हम तमाम चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो सूक्ष्म स्तर यानी कि छोटे लेवल पर और बड़े स्तर पर यानी कि व्यापक स्तर पर इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अध्ययन हम उसी स्तर पर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि पुष्पेंद्र की इनकम कितनी है, तो पुष्पेंद्र क्या है, इस क्लास में एक ही है, तो पुष्पेंद्र की इनकम मेरे को निकाल पाना क्या होगा, आसान होगा। लेकिन अगर मैं कहूं पूरे भारत में पुष्पेंद्र नाम के कितने लोग होंगे, लाखों करोड़ों लोग होंगे, तो उनकी इनकम निकाल पाना मेरे लिए क्या होगा, असंभव होगा। तो इसीलिए जब हम एक व्यक्तिगत स्तर पर या इंडिविजुअल लेवल पर लोगों के व्यवहार को, उनके उनके जो खर्च है, उनका उत्पादन है, उसका अध्ययन करते हैं, तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ में आया? यानी कि जब हम व्यक्तिगत स्तर पर या फिर छोटे लेवल पर छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और वहीं पर जब हम क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजों का अध्ययन करते हैं, तो वो समष्टि या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाता है। कितने लोगों के सर के ऊपर से ये बात गई? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आया ये पॉइंट? सीमा, गुड इवनिंग। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में ऐसी क्या चीजें हैं जो माइक्रो लेवल पे हम पढ़ेंगे और क्या चीजें ऐसी है मैक्रो लेवल पर। तो अगर मैं कहूं कि अंशुल हमारी क्लास की स्टूडेंट है, ये पेप्सी पीती है या थम्स अप, तो हमें ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेप्सी या थम्स अप इनसे पूछेंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे भारत में पूछें आपसे कि पेप्सी की सेल आज दिन भर में कितनी हुई, तो आप बता पाओगे?
बताइए, आज पूरे दिन में पेप्सी की सेल कितनी हुई, ये आप बता लोगे। क्यों? कितनी बोतलें बिकी हैं, लेकिन किसने पी, ये बता पाना असंभव होगा। क्योंकि भैया जितना उत्पादन हुआ उतना माल बिका, जितना माल बिका है वो तो हम पता लगा लेंगे। अगर मान लीजिए पूरे भारत में 50 लाख पेप्सी की बोतलें आज बिकी, तो बोतलों को पता लगाना हमें आसान हो जाएगा, उसकी सेल हम पता कर लेंगे। लेकिन ये पता करना कि वो 50 लाख कौन लोग हैं, किन्होंने पिया है, वो हमारे लिए असंभव होगा। तो इसीलिए जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, उसके खर्च के प्रकार के बारे में, उसकी आय के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और जो हमारे लिए व्यापक स्तर पर है, वो हमारा मैक्रो है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप्स या कंपनी लेवल पे चीजों का अध्ययन करते हैं। यहां पर हम राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करते हैं। तो अगर हम कहें कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, तो ये हमारे लिए पता लगाना असंभव है या फिर संभव है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे, तो हम ये बता सकते हैं कि भारत में 100 में से 10 लोग बेरोजगार हैं। तो ये क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन उन 10 लोगों को चिन्हित करना कि यही 10 लोग बेरोजगार हैं, ये हमारे लिए असंभव है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में बेरोजगारी दर क्या है, तो वो हमारे लिए निकाल पाना असंभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम पूरे भारत का एक औसत निकाल रहे हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति या सारे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना, वो हमारे लिए संभव होगा। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पे इनकम, या कोई भी कंपनी की सेल्स, या कोई भी हमारे कंपनी का प्रॉफिट का अध्ययन करते हैं। वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पादन की बात, हमारा बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात, पॉवर्टी यानी कि गरीबी का अध्ययन करते हैं। तो समझ में आया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? बताइए। कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन है, डाउट? बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स के दो प्रमुख शाखाएं सॉरी, दो प्रमुख शाखाएं हैं, जो कि क्या है हमारा, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है प्रशांत का। अब आप बताइए, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम किस में जोड़ेंगे, माइक्रो या मैक्रो में? अगर हमें कृषि क्षेत्र का अध्ययन करना है, तो ये हमारा किस क्षेत्र में आएगा? ये एक विशेष क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन क्या हुआ, तो हमारे लिए निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा। हम कहेंगे कृषि क्षेत्र की हमें बात करनी है, जितना फसलों का उत्पादन हुआ, जितना अनाज का उत्पादन हुआ, निकालना आसान है ना? तो वो क्या हुआ, आसान हुआ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज हो गई या फिर सर्विस सेक्टर हो गया, ये सब क्या है, हमारे माइक्रो लेवल की चीजें हैं। लेकिन अगर हम तीनों को सम अप कर देंगे, देश की अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, तो वो हमारा मैक्रो लेवल पर आ जाएगा। क्लियर? तो इंडिविजुअल या लेवल पर या ग्रुप पर या कंपनी लेवल हमारा माइक्रो है, क्योंकि विशेष चीज की हम बात कर रहे हैं, किसी विशेष चीज की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? हाँ, मेरा कोल्ड का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, आराम मिलता ही नहीं है। अभी 4 बजे से 4:15 बजे तक क्लास चली, फिर 6 बजे से ये शुरू हो गई, फिर 9 बजे डीसीए। तो गले को आराम नहीं हो पाता। दवा तो खाते हैं, लेकिन दवा को असर करने के लिए भी तो आराम चाहिए होता है, तो वो नहीं हो पाता है। बिल्कुल प्रीति, आप क्लास के बाद पीडीएफ से आराम से रिवाइज कर सकते हैं। क्या चीज? पहले इकोनॉमी के सेक्टर बता दें? अभी बताएंगे, चिंता मत कीजिए, आज की क्लास में सब बताएंगे मोहम्मद। अभी हम एक एक बेसिक चीजों की तरफ से चल रहे हैं। पहले शब्द को जाना, शब्द का मतलब क्या है, उसके प्रकार क्या है, कितनी परिभाषाएं होती है, फिर क्षेत्र पे आएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे विचारधाराओं की। इकोनॉमिक्स के दो हमारे क्या है, विचारधाराएं हैं। अगर हम देखें तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोई भी काम करते हैं, उसमें हमारी दो सोच होती है ना? कोई भी काम की हमारी दो सोच होती है। जैसे अगर हम देखें,
एक मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं आगे। चलिए, तो बीच में मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक ले लूंगा गले को थोड़ा आराम देने के लिए, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि मैं बात करूं कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। जैसे अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका तर्क भी होता है, उसका वितर्क भी होता है। ऐसे ही हमारी अर्थशास्त्र के अंदर हमारी दो विचारधाराएं हैं, दो सोच है। पहला है हमारा क्लासिकल विचारधारा या क्लासिकल स्कूल, जिसके जनक हमारे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। तो एडम स्मिथ का कहना क्या है कि कोई भी बाजार या अर्थव्यवस्था तभी अच्छी परफॉर्म करती है जब कोई भी उसमें हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस नहीं होता। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? हमारी सरकारों का रोल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप एक रेस्टोरेंट खोलिए, और आपने एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट बना दिया 10 लाख रुपए में, अच्छा फर्नीचर कुर्सियां उर्सियां लगा दी, और जब आप मेन्यू के दाम डिसाइड करने जा रहे हो तो सरकार क्या कह रही है कि भैया आप एक काम करो, कॉफी को 20 रुपए से ज्यादा मत बेचो, सैंडविच जो है 15 रुपए से ज्यादा ना बेचो। तो क्या ऐसे में आप में से कोई भी अच्छा व्यापारी या आपकी तरह और कोई व्यापारी इस उद्योग में या इस अर्थव्यवस्था में योगदान देना या निवेश करने के इच्छुक होगा कि नहीं? बेटा, बुक लेने की आवश्यकता नहीं है प्रीति, मैंने कल बताया था, अगर आपको आवश्यकता हो तो आप ले सकते हैं, है ना, आपके ऊपर है, मैंने कल बताया था। बताइए। क्लासिकल हमारी बिल्कुल बेसिक, जो हमारा क्लासिकल, जो हमारा क्या कहते हैं शब्द को, जो हमारा एक बेसिक विचारधारा है उसको हम कहते हैं क्लासिकल। बताइए, मुझे लगता है शायद ही कोई बड़ा व्यापारी जो है इसमें निवेश करने में इच्छुक होगा। क्यों? क्योंकि भैया जब सरकार का हमारा हस्तक्षेप रहेगा, है ना, सरकार का हमारा जब हस्तक्षेप रहेगा तो कोई भी क्या करेगा, हमारा यहाँ पर निवेश नहीं करेगा। शास्त्रीय शब्द कहते हैं, शास्त्रीय शास्त्रीय बोलते हैं इसको। अगर हम देखें तो यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या हुई, पूंजीवादी, जिसका पैसा उसकी लाठी। आप देखिए बड़े बड़े कई सारे ऐसे देश होते हैं जहां पर अमीर लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा से चीजों को लगाते हैं, बिजनेस खोलते हैं, जिनके पास पैसा है वो सुख दुख उठाते हैं। तो ये विचारधारा क्या कहती है कि कोई भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है या कोई भी हस्तक्षेप सरकार नहीं करती है, तभी वो हमारी अच्छी तरीके से डेवलप हो पाती है। क्योंकि ऐसे में निवेशक क्या है, फ्री होकर के अपनी जो क्रिएटिविटी है या अपना जो चीजें हैं उसी को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है एडम स्मिथ के द्वारा क्लासिकल विचारधारा का दिया गया है, इसको हम लोग लेजी फेयर का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि अहस्ताक्षेप की नीति। तो ये क्या कहता है कि बाजार के अंदर अदृश्य हाथे या अदृश्य शक्तियां हैं जो अपने आप अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। यानी कि अमीर व्यक्ति ने रेस्टोरेंट खोला, जिनके पास पैसा है वो उस रेस्टोरेंट पे आए, फिर उस रेस्टोरेंट को बिजनेस बढ़ा, उसने नया प्रोडक्ट खोला, तो अर्थव्यवस्था क्या है, ऑटोमेटिकली चलती चली जा रही है। तो यहां पर क्या है, हमारा जो शास्त्रीय शास्त्रीय विचारधारा है अर्थशास्त्र की, उसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं है, और ये लेजी फेयर के सिद्धांत से हमारा क्या है, जाना जाता है। समझ में आया सभी को? बताइए। तो अगर यहां पर सरकार के हस्तक्षेप की बात हुई तो इसका अपोजिट क्या होगा? यहां पर सरकार का अहस्तक्षेप की बात हुई तो इसका अपोजिट क्या होगा, सरकार का हस्तक्षेप होना, है कि नहीं? क्यों? क्या कमी है इसमें? कोई भी अगर हम काम करते हैं तो अगर आप, जैसे मान लो मैं जा रहा हूं, घर से निकल रहा हूं सुबह 4 बजे, आपने कहा कि सर सुबह 4 बजे की जगह 6 बजे निकलिए, ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो अंधेरा है, तो आपने एक तर्क दिया।
तो ऐसा क्या तर्क है जो हस्तक्षेप की नीति को क्या करता है, हमारा काउंटर करता है? किसी के मन में सवाल आ रहा है ये? अगर कोई चीज हस्तक्षेप की हम बात कर रहे हैं तो हस्तक्षेप सरकार का होना क्यों जरूरी है? तो इसका कारण क्या है? गरीब। बिल्कुल सही। अगर सब चीजें अमीरों के हाथ में होंगी तो गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे खरीद पाएगा, वो अपने लिए कैसे काम कर पाएगा? अगर रोटियां होटलों में 100-100 रुपए की होगी तो गरीब ढाबे पे जो गरीब व्यक्ति खाने वाला, या आजकल अम्मा कैंटीन चल रही है कई राज्यों में, 5 रुपए में भरपेट खाना, उसका क्या होगा? तो इसी सिद्धांत को अपोजिट या इसका विपरीत या इसकी जो हमारा पुरजोर विरोध करता है वो है केनीशियन स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसके जनक हैं कौन? जॉन मैनार्ड केनीज। तो इन्होंने इस लेजी फेयर के सिद्धांत को, नेचर ऑफ इनविजिबल हैंड को ही क्वेश्चन किया कि भैया ये काम जो है बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि इसमें गरीब लोगों का यहां पर ख्याल नहीं रखा गया है। गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहा है। तो कैनीस क्या कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के बेहतर संचालन में और हमारा वेलफेयर अप्रोच यानी कि कल्याण आधारित जो दृष्टिकोण है उसके लिए सरकार का हस्तक्षेप होना आवश्यक है। क्लियर सभी को? बिल्कुल मोहम्मद। तो समझ में आया? तो कैनीस क्या कहते हैं कि क्लासिकल या शास्त्रीय विचारधारा क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर गरीब, शोषित, वंचित का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, और उसका ख्याल यहाँ पर नहीं रख पा रहा, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप ही क्या है? सबका साथ सबका विकास की बात करता है। तो ये दोनों विचारधाराओं को अभी हम जब अलग अलग इकोनॉमी के मॉडल्स को पढ़ेंगे तो वहां पर ये विचारधाराएं हमें सुनने को और समझने को मिलेंगी। क्लियर? तो इन दोनों विचारधाराओं पे ही हमारी आगे की आज की क्लास में अलग अलग जो इकोनॉमी के मॉडल्स हैं, अर्थव्यवस्था के अलग अलग मॉडल्स जो दुनिया के सभी देशों में अपनाए जा रहे हैं, उसका आधार या फाउंडेशन होगी। क्लियर? चला जाए आगे। एक बार गो थ्रू कर लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। कोई कंफ्यूजन? हाँ, इनविजिबल हैंड की बात एडम स्मिथ इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार जब हस्तक्षेप नहीं कर रही तो बाजार कौन चलाएगा? बताइए संध्या। अगर आप या सरकार हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं संभालेगी तो कौन चलाएगा? अदृश्य हाथ चला रहे हैं ना। अर्थव्यवस्था तो तब भी चल रही है, लेकिन कौन चला रहा है ये किसी को नहीं पता, तो इसीलिए इसको अदृश्य हाथ के रूप में माना जाता है। ठीक है? नहीं नहीं, अदृश्य हाथ का मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है, मतलब ऐसी फोर्सेस या ऐसी शक्तियां जो हमको दिख नहीं पा रही है। सॉरी। क्योंकि सरकार क्या है? एक आइडेंटिटी है जो कि क्या है? अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए काम करती है। जैसे आप देखिए हमारे देश में बजट आता है, सरकार क्या है? अमीरों से ज्यादा टैक्स ले रही है, गरीबों को टैक्स माफ कर रही है। तो सरकार क्या है? एक बैलेंस बना रही है। लेकिन आदर्श हाथ में क्या है? कोई बैलेंस नहीं बन रहा, तब भी अर्थव्यवस्था चल रही है, लोगों को नौकरी मिल रही है, तब भी काम हो रहा है। अब आज की डेट में आप देखिए हमारे देश में क्या है? रोजगार के लिए हम सरकार को जिम्मेदारी या गाली देते हैं कि सरकार जब से आई है तब से रोजगार नहीं दे रही है। यस और नो? हम सरकार को क्या है? वो शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो हमको नौकरी देगी, नौकरी मिलेगी तो हमारे पास कमाई आएगी, कमाई आएगी तो बाजार में हम खर्च करेंगे। लेकिन जब सरकार ही नहीं है तो कौन नौकरी देगा? तो वही अदृश्य शक्तियों की हम बात करते हैं इनडायरेक्ट में। हाँ, ये पूंजीवादी शक्ति की बात होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इसका तात्पर्य ये है। लेजी फेयर एक लेजी फेयर एक शब्द है हमारा। ये हमारा एक एक शब्द है जिसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट के रूप में दर्शाते हैं, यानी कि इनविजिबल हैंड को के रूप को हम क्या कहते हैं? लेजी फेयर कहते हैं। लेजी फेयर का मतलब क्या होता है कि हम किसी हस्तक्षेप के बिना हम कोई काम को कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर? तो लेजी फेयर का मतलब ही यही होता है कि इनविजिबल हैंड। क्लियर?
एक्चुअली में जो लेजी फेयर शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच में आपने देखा होगा जैसे हम लोग नमस्कार कहते हैं, नमस्कार या नमस्ते, ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो ऐसे में नॉन इंटरफेरेंस या अहस्तक्षेप को हम लोग फ्रेंच में लेजी फेयर कहते हैं। तो ये कोई अर्थशास्त्री नहीं है जिनके नाम पे रखा गया, बल्कि फ्रेंच भाषा का इस शब्द का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आया आप सभी को कि क्यों हम लेजी फेयर कह रहे हैं। जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो पॉलिटी में भी एक फ्रेंच भाषा का शब्द यूज करते हैं हम लोग, क्विड प्रो क्यो, है ना। क्विड प्रो क्यो के बारे में पढ़ा होगा आपने, पॉलिटी में, राज व्यवस्था में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कब यूज करते हैं इसको? तो ये क्या कोई हमारे राज, क्या कहते हैं, हमारे पॉलिटिशियन थे, जैसे को तैसा। क्यू वारंटो तो अलग चीज हो गई, वो हमारा, हाँ, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाएगा, वो फंडामेंटल राइट्स में। रिफ्रेश कर लो प्रेमा। तो हाँ, इसका मतलब क्या होता है, एक हाथ लेना एक हाथ देना, यानी कि सरकारें क्या करती हैं, किसी को लाभ अगर देती हैं, जैसे आपने देखा होगा भारत में कई बार वैसे आरोप लगते हैं कि हमारे देश में जो पूंजीपति हैं वो सरकारों को फंडिंग देते हैं, और जब सरकारें बन जाती हैं तो उनको वो प्रोजेक्ट देते हैं। अक्सर ये सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं कि वर्तमान की सरकार दो उद्योगपति चला रहे हैं, तो उन्होंने चुनाव के समय हमारे प्रधानमंत्री को फंडिंग दी, अब उनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो ये जो व्यवहार है लेन देन का, कि हम तुम्हें पैसा दे, तुम हमको क्या है काम दो, इसको हम क्विड प्रो क्यो कहते हैं। एक हाथ लेना दूसरे हाथ से देना। ठीक है। तो माना जाता है कि राजनीति में या फिर कोई भी हमारा जो पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उसमें कोई भी व्यक्ति क्विड प्रो क्यो के व्यवहार से काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए। रिया आप भी रिफ्रेश कर लो, आई थिंक नेटवर्क का इशू है आप लोग की तरफ से। बाकी लोगों की क्लास सही चल रही है ना? बाकी स्टूडेंट्स की सही चल रही है क्लास? चलिए चलिए बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है हमारा नए प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की प्रणालियां। तो हमने अभी दो अर्थव्यवस्था के स्कूल्स के बारे में पढ़ा, क्लासिकल और हमारा कैनीस मॉडल। तो इन दोनों विचारधाराओं से ही हमारे तीन प्रकार की प्रणालियां निकल के आई है अर्थव्यवस्था की। पहली पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट, दूसरी समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, और तीसरी मिश्रित यानी कि मिश्र इकोनॉमी। क्या होता है, आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहली आती है पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाम से पता लग रहा है, कैपिटल यानी कि पूंजी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीपति या फिर रईस लोगों की क्या है, बोलबाला है। यानी कि सभी शक्तियां, सभी साधन संसाधन किसके हाथ में है, हमारे अमीर लोगों के हाथ में है। तो जो लोग पैसे वाले हैं वही क्या कर रहे हैं, चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, उसी का वितरण कर रहे हैं, और उसी का क्या कर रहे हैं, बाजार में लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। यानी कि सरकार का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे मार्केट के मॉडल पर डिपेंड करती है कि बाजार में किस चीज की डिमांड है, जिसकी पूर्ति करने के लिए उद्योगपतियों के द्वारा उस चीज का उत्पादन किया जाता है। तो समझ में आया पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है। तो ये जो विचारधारा है हमारा क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय जो विचारधारा है, जो एडम स्मिथ के द्वारा लाई गई थी, उसी सिद्धांत पर ये भी हमारा काम करता है। तो एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में एक पुस्तक लिखी गई थी, वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें इन्होंने लेजी फेयर का सिद्धांत दिया था, आदृश्य हाथों की बात की थी। वो हमारा क्या है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के रूप में निकल करके आता है। और आज के जमाने में यानी कि 2022 में अगर आप देखें तो यूएसए क्या है, इसका जीता जागता उदाहरण है। जहां पर आप देखिए आज की डेट में राष्ट्रपति कौन है, जो सबसे अमीर व्यक्ति, डोनाल्ड ट्रंप क्या थे, कोई पॉलिटिशियन थे नहीं, वो तो एक उद्योगपति थे। तो उनके पास पैसा था, उन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया और अपने लिए काम किया। तो वहां पे सरकार क्या है, लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं करती, बल्कि पूंजीपति लोग काम करते हैं। क्या चीज सर, जो लोग कम पूंजी लगाकर किसी काम को शुरू करते हैं उन्हें पूंजीपति नहीं कहा जा सकता? बेटा पूंजीपति का मतलब होता है जो बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रीज, जैसे हम अपने यहाँ कहते हैं बिरला, टाटा, अदानी, अंबानी, वो पूंजीपति के रूप में माने जाते हैं। ठीक है।
समझ में आया सभी को? तो कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, यहाँ पे क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ? ऐसा किसी स्टूडेंट को तो नहीं लग रहा कि सर मैं ज्यादा तेज तेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा और स्लो पढ़ाते हैं और मजे से चलता, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाने में दिक्कत हो रही हो? अच्छा, सोनू वो पुष्पेंद्र को लग रहा है क्या? चलिए सही है, ठीक है ठीक है। पता नहीं, इसलिए मैं पूछ लिया कि पता लगा आप लोगों को ज्यादा तेज लगे। ठीक है, चलिए। अब आते हैं हमारा दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रकार, जो कि है समाजवाद या फिर सोशलिस्ट। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर हर एक चीज, हर एक साधन संसाधन सरकार के पास है। और ये जो विचारधारा है, इसके जनक जो है कार्ल मार्क्स हैं। अगर आप में से किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी होगा, तो वो जानते होंगे कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद के क्या है, जनक माने जाते हैं, आधुनिक समाजवाद के। तो उन्हीं की विचारधारा जो है हमारी, है ना, उनकी जो विचारधारा है उसी के आधार पर हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत है वो रशियन क्रांति के दौरान 1917 में सबसे पहली बार देखी गई थी, है ना, है ना, उस वहां पर देखी गई थी। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो इसके सबसे जीते जागते उदाहरण जो है चाइना है। अगर आप चाइना में देखिए तो सारी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के सब कुछ क्या है, सरकार के हाथ में है। या फिर आप नॉर्थ कोरिया को देखिए, वो भी क्या है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का जीता जागता उदाहरण है ना, वो भी क्या है, जीता जागता उदाहरण है। तो समझ में आया सभी को समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? और वहीं पर दोनों प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो समाजवाद हो या फिर हमारी पूंजीवाद हो, उनकी दोनों की अच्छाइयों को लेकर के आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले, जहां पर हमारी सरकार का भी हस्तक्षेप है और हमारे पूंजीवादियों का भी रोल है ना। उस वहां पर क्या है, हमारा पूंजीवादियों का भी रोल है। यानी कि यहां पर हमारी वस्तुओं और सेवाओं की जो जरूरतें जो गरीबों के लिए है, वो सरकारें उपलब्ध करा रही हैं। जो सुख सुविधाएं और साधन संसाधन की चीजें हैं, वो क्या है, पूंजीपतियों के हाथ में है। जैसे हमारा देश भारत, है ना। नहीं नहीं, चाइना में साम्यवादी तो है, लेकिन अर्थव्यवस्था का प्रकार को आप देखोगे तो समाजवादी है ना, समाजवादी है वो। समझ में आया सभी को मिश्रित और पूंजीवादी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या अंतर है? और जो जॉन मैनार्ड केंसियन है, उन्हीं के द्वारा, है ना, उन्हीं के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। क्लियर सभी को? है शोषण हो तो विचारधारा, तो इन दोनों विचार अभी हम जब अलग अलग इकोनॉमिक, क्योंकि सरकार का पढ़ेंगे तो वहां पर ये विचारधाराएं हमें सबका विकास की बात करता है। तो ये दोनों विचारधाराओं को अभी हम जब अलग अलग इकोनॉमी के मॉडल्स को पढ़ेंगे तो वहां पर ये विचारधाराएं हमें सुनने को और समझने को मिलेगी। क्लियर अपनाए जा रहे हैं, उसका डाउट हो तो पूछ। एडम स्मिथ इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार जब हस्तक्षेप नहीं कर रही तो बाजार कौन चलाएगा? बताइए संध्या। अगर कौन चला रहा है ये किसी को नहीं पता। हाथ का मतलब एंटिटी है, जो कि, तो सरकार आज की डेट में आप सरकार, लेकिन जब सरकार को क्या हो, तो उन्होंने चुनाव के समय हमारे प्रधानमंत्री को फंडिंग दी। अब उन्हीं के इकोनॉमी क्या होता है, आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। और व्यवस्था जहां पर पूंजीपति या फिर रईस लोगों की क्या है, वही क्या कर रहे हैं, चीजों का ही के लिए क्या बात की थी, वो हमारा क्या है, जीता जागता उनके पास, ठीक है क्या था। चलिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर विचारधारा जो है की जो शुरुआत है वो रशियन क्रांति के दौरान, इसके सबसे जीते जागते उदाहरण जो है चाइना है। अगर आप चाइना में देखिए तो सारी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के सब कुछ क्या है, सरकार के हाथ में है। या फिर आप नॉर्थ कोरिया को देखिए, वो भी क्या है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का। अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, हो उनकी जो गरीब, है ना,
सुख सुविधाएं और साधन संसाधन की चीजें हैं वो क्या है, पूंजीपतियों के हाथ में है। जैसे हमारा देश भारत, है ना। नहीं नहीं, वो क्या हस्ताक्षर का मतलब चीजें उस चलिए कौन, सभी को मिला पूंजी लगाकर किसी काम को शुरू करते हैं उन्हें पूंजीपति नहीं कहा जा सकता। बेटा पूंजीपति का मतलब होता है जो बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रीज, जैसे हम अपने यहाँ कहते हैं बिरला, टाटा, अदानी, अंबानी, वो पूंजीपति के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, यहाँ पे क्लियर हुआ सभी को। अच्छा, मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ, ऐसा किसी स्टूडेंट को तो नहीं लग रहा कि सर मैं ज्यादा तेज तेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा और स्लो पढ़ाते और मजे से चलता, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाने में दिक्कत हो रही हो। अच्छा सोनू वो पुष्पेंद्र को लग रहा है क्या? चलिए सही है, ठीक है ठीक है। पता नहीं इसलिए मैं पूछ लिया कि पता लगा आप लोग को ज्यादा तेज लगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रकार, जो कि है समाजवाद या फिर सोशलिस्ट। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर हर एक चीज, हर एक साधन संसाधन सरकार के पास है। और ये जो विचारधारा है इसके जनक जो है कार्ल मार्क्स है। अगर आप में से किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी होगा तो वो जानते होंगे कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद के क्या है, जनक माने जाते हैं, आधुनिक समाजवाद के। तो उन्हीं की विचारधारा जो है हमारी, है ना, उनकी जो विचारधारा है उसी के आधार पर हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत है वो रशियन क्रांति के दौरान 1917 में सबसे पहली बार देखी गई थी, है ना, है ना, उस वहां पर देखी गई थी। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो इसके सबसे जीते जागते उदाहरण जो है चाइना है। अगर आप चाइना में देखिए तो सारी चीजें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के सब कुछ क्या है, सरकार के हाथ में है। या फिर आप नॉर्थ कोरिया को देखिए, वो भी क्या है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का जीता जागता उदाहरण है ना, वो भी क्या है, जीता जागता उदाहरण है। तो समझ में आया सभी को समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। और वहीं पर दोनों प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो समाजवाद हो या फिर हमारी पूंजीवाद हो, उनकी दोनों की अच्छाइयों को लेकर के आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले, जहां पर हमारी सरकार का भी हस्तक्षेप है और हमारे पूंजीवादियों का भी रोल है ना। उस वहां पर क्या है, हमारा पूंजीवादियों का भी रोल है। यानी कि यहां पर हमारी वस्तुओं और सेवाओं की जो जरूरतें जो गरीबों के लिए है वो सरकारें उपलब्ध करा रही हैं, जो सुख सुविधाएं और साधन संसाधन की चीजें हैं वो क्या है, पूंजीपतियों के हाथ में है। जैसे हमारा देश भारत, है ना। नहीं नहीं, चाइना में साम्यवादी तो है लेकिन अर्थव्यवस्था का प्रकार को आप देखोगे तो समाजवादी है ना, समाजवादी है वो। समझ में आया सभी को मिश्रित और पूंजीवादी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या अंतर है। और जो जॉन मैनार्ड केंसियन है, उन्हीं के द्वारा, है ना, उन्हीं के द्वारा क्या है, उन्हीं के द्वारा हमारा क्या है, इस विचारधारा को लाया गया था। ठीक है, समझ में आया सभी को। देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग यहाँ पर जनता के कल्याण से जोड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसकी परिभाषा क्या देख रहे हैं, देखो उसके पीछे का लॉजिक समझो। समाजवाद में हम लोग बात जो करते हैं, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो जनता के हित की बात करते हैं। लेकिन एज एन इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में अगर आप देखो तो सब चीज सरकार की मुट्ठी में है। क्योंकि अगर आप अर्थव्यवस्था के मॉडल के प्रकार को देखोगे तो हमारे पास तीन ही मॉडल हैं। एक में सरकार का कोई रोल नहीं, एक में पूरा सरकार का रोल, एक में 50-50। तो क्या यहाँ पर चाइना की अर्थव्यवस्था या नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था शामिल हो पाएगी? नहीं। तो इसीलिए हम लोग नॉर्थ कोरिया या चाइना को जो है सोशलिस्ट या समाजवादी के रूप में बताते हैं, क्योंकि हर एक चीज क्या है, चाइना के हाथ में है, सरकार के, सॉरी, चाइना के सरकार के हाथ में। तो सरकार का हस्तक्षेप सभी क्षेत्रों में है,
चाहे आप प्रोडक्शन में देखें, चाहे रिसोर्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, चाहे कोई भी सेवाएं देनी हो। तो इसी वजह से आप देखोगे बड़ी बड़ी बुक्स में या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे चाइना को हमारा क्या है, एज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी का उदाहरण के रूप में बताया जाता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो इसीलिए यहाँ पे साम्यवादी का हमारे पास क्या है, कोई विकल्प नहीं है। और अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हो तो आप कहोगे कि सर चाइना की इकोनॉमी को हम किस में डालेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास दो कैटेगरी है, एक पुरुष और एक महिला और एक हमारा ट्रांसजेंडर, और ये व्यक्ति तो कुछ और है, आधा जानवर है आधा इंसान है, इसको कहां डालेंगे? है कि नहीं? कुछ तो पुरुष में चले जाएंगे, कुछ महिलाओं में चले जाएंगे, कुछ ट्रांसजेंडर में चले जाएंगे। अब जो व्यक्ति हमारा क्या है, आधा मनुष्य आधा जानवर है, उसको कहां डालेंगे? तो हमारे पास तो तीन ही प्रकार की कैटेगरी है। तो इकोनॉमी में इसीलिए क्या है, हम लोग इसको सोशलिस्ट में डालते हैं, क्योंकि सरकार के हस्तक्षेप के अगर नजरिए से आप देखोगे तो वो समाजवादी में जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो ऐसे, तो अगर आप देखो तो चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट सरकार है कि नहीं है? तो इसीलिए क्या है, हम सोशलिस्ट के तौर पे उसका उदाहरण देखते हैं। समझ में आया सभी को? जिन लोगों को कंफ्यूजन था साम्यवादी में और इसमें, कोई और कंफ्यूजन है, डाउट किसी स्टूडेंट को? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको समझने के लिए, उसके लिए पॉलिटी में पढ़िएगा, अभी इसको चर्चा नहीं करते प्रशांत, वरना क्लास का पूरा टॉपिक हमारा बदल जाएगा। कम्युनिस्ट हमारा जो होता है वो एक अलग प्रकार की पॉलिटिक्स, जैसे भारत में आप देखो तो केरला वगैरह में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना? हमारे यहाँ सीपीआई की गवर्नमेंट है ना कई राज्यों में, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो, तो उसकी विचारधारा अलग होती है। तो वो अलग है, वो आप पॉलिटी में पढ़िएगा, जो आपके पॉलिटी वाले सर है वो आपको जब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताएंगे तो अलग अलग प्रकार की जो हमारी सरकारें हैं उनके मॉडल्स की बात करेंगे। कई देश की सरकारें हमारी पूंजीपति, जैसे आज की डेट में आप देखिए वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो हम लोग कहते हैं कि सरकार हमारी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रही है, पूंजीपतियों को सपोर्ट कर रही है ना? नौकरी देने वाले की जगह नौकरी लेने वाले की जगह नौकरी देने वाले बना रही है। आप देखिए हमारे देश में सरकार वर्तमान में क्या कर रही है, मुद्रा लोन दे रही है। आपसे क्या कर रही है, नौकरी मत मांगो बल्कि नौकरी देने वाले बनो, छोटे छोटे उद्योग लगाओ। कांग्रेस की सरकार आती है, वो लोगों को क्या है, मुफ्त में राशन देती है। दिल्ली सरकार को देखिए, वो क्या है, वो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी पे काम कर रही है कि नहीं? सोशलिस्ट सरकार के रूप में सरकार जनता के वेलफेयर की बात कर रही है। तो पॉलिटिक्स में ही हमारे अलग अलग मॉडल्स हैं, कम्युनिस्ट मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल और ये सब मॉडल्स, तो आप वहां पे आप जाके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अभी फिलहाल यहीं पे आते हैं। अब इसको याद करने में अगर कठिनाई है तो इसका एक बहुत ही सीधा साधा और आसान सा उदाहरण है जिसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगर कोई भी देश की अर्थव्यवस्था हमारी कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी है, तो वहां पर आम तौर पर आपको क्या है, प्राइवेट कंपनियां देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ वहां पर क्या है, जियो का नेटवर्क, वोडाफोन का नेटवर्क मिलेगा। यानी कि भारत अगर क्या होता, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता, तो हमारे देश में जियो, वोडाफोन, एयरटेल जैसी कंपनियां होती। वहीं अगर भारत की अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट होती, समाजवादी होती, तो सिर्फ सरकारी कंपनियां होती, जैसे बीएसएनएल। लेकिन भारत तो क्या है, दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो भारत में क्या है, जियो भी है, बीएसएनएल भी है और एयरटेल भी है। तो समझ में आया सभी को? तो मिश्रित में क्या हो रहा है, निजी और सरकारी दोनों संस्थान हमारे साधन संसाधनों को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि क्या है, हम जनता के कल्याण के लिए और अर्थव्यवस्था का बेहतर संचालन कर पाए। तो अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा इससे हमारी अर्थव्यवस्था के प्रणालियों के प्रकार के बारे में, और इसके उदाहरण को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे सभी लोग कि नहीं? बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। कोई कंफ्यूजन या डाउट हो किसी को, बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। अच्छी कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे अच्छी होती है ना? हमारी क्या है, हमारी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी दोनों की अच्छाइयां हैं। क्या चीज कैपिटलिस्ट में दो है? अरे बीएसएनएल क्लोज होने वाली वो बात तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। भावनाओं को समझिए विवेक भाई, भावना को ढूंढिए मत कि सर आपने भावना का नाम लिया, भावना तो दिखी नहीं हमको।
हम भावना को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दर्शन नहीं करा रहे हैं। हाँ, दोनों की अपनी खामियां और बुराइयां भी हैं। क्या बुराइयां हैं बताइए? चलिए पहले कैपिटलिस्ट की अच्छाइयां और बुराइयां बताइए। पहले एक अच्छाई बताइए कैपिटलिस्ट की। कैपिटलिस्ट की अच्छाई क्या है? इसमें इकोनॉमी हमारी जल्दी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि आपको सरकार पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। और सरकार किस पे डिपेंड होती है? हमारी जनता पर। कोई भी सरकार खर्च कब करेगी, रोड कब बनाएगी, एयरपोर्ट कब बनाएगी? जब उसको राजस्व या फिर रेवेन्यू मिलेगा। और देश की जनता ही जब गरीब है तो भैया वो सरकार खुद गरीब होगी, वो जनता का कल्याण क्या करेगी? यस और नो? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की खामियां क्या है? कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं होता। सरकार की डिपेंडेंसी क्या होती है? हमारे जो डिपेंडेंसी का जो स्रोत है वो जनता है, और जनता खुद सरकार पर निर्भर है। लेकिन सोशलिस्ट की अच्छाइयां क्या है? कि गरीब लोगों के कल्याण के हितों के लिए सरकार काम कर रही है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? हमारे जो डेवलपमेंट है वो जल्दी होते हैं, लोगों के पास रोजगार ज्यादा होता है, और सरकार के पास राजस्व के साधन भी ज्यादा होते हैं। तभी आप देखिए दुनिया में क्या है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या है, हमारे समर्थक हैं। आप जितने यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, या फिर आप अमेरिका को देख लीजिए, वो सब क्या है, हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तो उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, वो सब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो है। वहां पे बढ़िया रोड भी है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। क्योंकि भैया जब कंपनियां काम कर रही हैं, लोगों को सहूलियत दे रही हैं, उनका प्रॉफिट हो रहा है, तो सरकार को टैक्स भी तो मिलेगा, है ना? उनको टैक्स भी तो मिलेगा। बेटा, करंट में हमारी चाइना को सोशलिस्ट इकोनॉमी का रूप में जाना जाता है, क्योंकि सभी साधन संसाधन क्या है, सरकार के हाथों में है ना? सभी अभी सरकार के हाथों में है। यहां पर ये हमारे इन्वेस्टमेंट मॉडल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं प्रशांत और अनिल। पीपीपी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये तो हमारे निवेश के, इन्वेस्टमेंट के मॉडल है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? इकोनॉमी के सिस्टम्स को। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखो, इसका मतलब वरुण ये थोड़ी ना है कि प्राइवेट कंपनियां नहीं होंगी। एक चीज बताइए वरुण भाई, अगर किसी देश में समाजवादी या पूंजीवादी जैसे मान लीजिए यूएस को आप ले लीजिए, तो यूएस अगर हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, तो क्या वहां पे यूएस सरकार की कोई कंपनी नहीं है? वहां का रेलवे मेट्रो क्या प्राइवेट है? तो होगी तो है सभी, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? पूंजीवादी कर रही है। डोमिनेशन किसका है? पूंजीवादी, यानी कि कैपिटलिस्ट, यानी कि जो बड़े उद्योगपति हैं यूएस में। ऐसे ही चाइना में भी प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन सरकार के मुट्ठी में या सरकार के नियंत्रण में चीजें काम करती है। अगर आप चाइना में देखिए, पूरे विश्व में सबसे सस्ती लेबर है चाइना की। पहले हम लोग भारत की बात करते थे कि भारत में सस्ता लेबर मिलता है, लेकिन चाइना में जो लेबर लॉज है वो काफी ज्यादा सख्त है, क्योंकि सरकार ने सबकी मजदूरी तक निर्धारित कर रखी है। तो ये क्या है? ये सरकार के हाथ में ही तो है, सब चीज सरकार की मुट्ठी में ही तो है। कि आप किसी कंपनी में मजदूरी भी कर रहे हैं, 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, तो कितना पैसा आपको मिलेगा वो भी सरकार निर्धारित कर रही है। पहले क्या होता था? अब आप अपने घर पे पुताई करवाते हैं तो मजदूर को लाते हैं, तो 8 घंटे के बाद वो क्या करता है? ओवर टाइम के दुगने पैसे लेता है कि नहीं लेता है? तो वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहां पर क्या हो रहा है? सरकार चीजें निर्धारित कर रही है। क्लियर? याद रखिएगा। ठीक। क्या चीज रेलवे प्राइवेट है? बेटा, रेलवे प्राइवेट नहीं है, रेलवे के ऑपरेशन सरकारी हैं, जो कि भारत में भी हो रहा है। अगर आप भारत में देखिए, हमारे देश की सरकारें कई प्राइवेट ट्रेन चला रही है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा रेलवे प्राइवेट हो रहा है? नहीं। हमारे ऑपरेशंस हमेशा सरकारी रहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सरकार कभी प्राइवेट कर ही नहीं सकती है। उसमें विवाद होगा, क्योंकि अलग अलग जोन्स, प्राइवेट कंपनियां अगर चलाएंगी तो अपनी ट्रेनों को प्राथमिकता देंगी, जिससे कि विवाद होगा। तो ऑपरेशंस हमेशा सरकार की मुट्ठी में रहते हैं, और हमारे डिब्बे, कोचेस प्राइवेट होते हैं, क्योंकि वो कस्टमर्स को बेटर सर्विस देते हैं। अब भारत में देखिए जो प्राइवेट ट्रेनें हैं, तेजस है जैसे, तो तेजस के आप डिब्बे देखिए, टिकट देखिए, वही आपको बनारस से दिल्ली जाना है तो आप काशी विश्वनाथ से जाओगे तो आप 800 रुपए में थर्ड एसी में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप तेजस से जाओगे तो 2500 रुपए लगता है। क्लियर? तो ये हमारे क्या है, कई अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। और इनके डोमिनेशन के हिसाब से, यानी कि जो फैक्टर डोमिनेट कर रहा है उसको हम लोग क्या है, उसके आधार पर डिफाइन करते हैं। क्लियर?
इंडिया में प्राइवेट कंपनियों को गवर्नमेंट से कई सर्टिफिकेट लेना होता है। कैसा सर्टिफिकेट लेना होता है राणा भाई? अब तो हमारे लाइसेंस राज खत्म हो चुका है ना। ओवरऑल मिक्स्ड इकोनॉमीज बेटर, हाँ, ओवरऑल में अगर आप देखोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे बेटर होती है। सर इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग एंड इन इट्स प्राइमरी सेक्टर इंक्रीजिंग। प्राइमरी सेक्टर का क्या चीज, मैन पावर, वर्कफोर्स या फिर जीडीपी में योगदान, किसकी बात कर रहे हैं प्रशांत? हाँ, अब भारत में हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या है, सरकार ने सिंगल सिंगल विंडो प्लान लेकर के आए हैं। अभी हम चर्चा करेंगे प्रशांत, अगला टॉपिक वही आ रहा है हमारा। अभी अगला टॉपिक हम वही ला रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करेंगे। तो उसमें मैं आपको दोनों सिनेरियो बताऊंगा कि भारत में कृषि क्षेत्र के अंदर हमारा जीडीपी में योगदान कितना है, वर्कफोर्स कितनी है, उसके अनुसार बेटर परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है। अगला टॉपिक बस वही है हमारा। वो डिपेंड करता है वरुण क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या आ रहा है और आपको क्वेश्चन में क्या स्टैंड लेना है। तो अगर आपके पास जो आपका स्टैंड है उसके समर्थन में पॉइंट्स हैं तो आप उसका समर्थन कर सकते हो, और उसके अगेंस्ट के पॉइंट्स है तो आप उसके अगेंस्ट में बोल सकते हो। सॉरी, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अब अगर बात करें तो हमारे पास अब आता है हमारे अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र। वैसे तो अगर हम किताबों में देखें तो हमारे पास 5 क्षेत्र होते हैं, लेकिन दुनिया के सभी अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो आमतौर पर सॉरी प्रमुख तौर पर हम 3 क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाओं को परिभाषित करते हैं। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक या फिर माध्यमिक क्षेत्र, और तीसरा टर्शरी सेक्टर। कुछ जगह आपको चतुर्थ और पंचम क्षेत्र यानी कि क्वाटरनरी और क्वाननरी सेक्टर भी देखने को मिलेगा। तो क्या होते हैं वो जानेंगे हम बाद में, लेकिन फिलहाल अभी 3 बेसिक क्या है हमारे सेक्टर्स पे हम लोग फोकस करते हैं। प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं, यानी कि कोई भी 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा पानी पी लूं। चलिए, आज बीच में मेरे को इंटरप्ट होना पड़ रहा, बीच बीच में तबीयत खराब के चलते। चलिए, अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें या कृषि क्षेत्र की बात करें तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि प्राथमिक या कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र होता है जहां पर हमें प्रकृति से चीजें मिलती है। बस अब लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म कर लेते हैं, 15-20 मिनट का है तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन का, ठीक है ना? हाँ, मैं कोशिश तो करता हूँ 2-3 घंटे का गैप लूं, लेकिन क्लासेस आजकल इतनी बैचेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि इस वजह से गैप हो नहीं पाता है। चलिए अभी इधर फोकस करते हैं। देखिए, उत्पादन जो क्षेत्र है हमारा, उत्पादन के अनुसार या जो चीजें वहां पर हमें मिल रही हैं उसके आधार पर हम चीजों की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक या प्राइमरी वो चीजें हैं जहां पर हमको कच्चा माल या फिर रॉ मटेरियल मिलता है। तो रॉ मटेरियल हमेशा क्या है, प्रकृति से मिलता है, यानी कि वो जो चीजें हमें प्रकृति के द्वारा मिल रही है वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। जैसे हमारा दूध उत्पादन का क्षेत्र, हमारा मुर्गी पालन का क्षेत्र, जानवरों के लिए मछली पालन, वनकीय एनिमल हस्बेंड्री, ये सब क्या है हमारे प्राइमरी सेक्टर के पार्ट है। इसके अलावा खनन हो गया, माइनिंग वगैरह हो गई, ये सब भी क्या है प्राइमरी सेक्टर के हमारे उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे आपकी मेहनत से नहीं बल्कि प्राकृतिक तौर पर या फिर नेचुरली वो सब चीजें प्रोड्यूस होती हैं। तो जो भी चीजें नेचुरली मिलेंगी, प्रकृति से मिलेंगी, वो सब हमारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अब अगर हम बात करें कोई भी व्यक्ति जो हमारा प्राइमरी सेक्टर में इन सब क्षेत्रों में रोजगार में है या काम कर रहा है,
वो सब हमारे प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। जैसे कि हमारे देश का किसान, वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में लगा है। या फिर कोई मछली पालन कर रहा है, वो भी प्राइमरी सेक्टर के रोजगार में है। तो समझ में आया प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या मतलब है हमारा, बताइए। यानी कि कोई भी चीज जो प्रकृति से हमें मिल रही हो। अब आपके मन में जो भी उदाहरण आए, जैसे कपास है, तो कपास के लिए जो कॉटन कहां से मिलता है, हमें पेड़ पौधों से, वो भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर। दूध गाय देती है, प्राइमरी सेक्टर। कोयला प्रकृति से मिलता है, खदानों से मिलता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर। फल सब्जियां अनाज फूल ये सब क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र का उदाहरण है। क्लियर, याद रखिएगा। क्रूड ऑयल कच्चा तेल, वो भी हमारा क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे और चीजें क्लियर होंगी आपकी। इसके बाद वहीं पर दूसरा क्षेत्र आता है सेकेंडरी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी कि वो क्षेत्र जहां पर हम अपने कौशल या स्किल्स का इस्तेमाल करके या फिर हम मशीनों का इस्तेमाल करके कोई भी वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कपड़े बनाने के उद्योग, मोमबत्ती बनाने के उद्योग, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये पहले का है। हैंडलूम, खिलौने, चिप्स बनाने की फैक्ट्री, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम है। क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कच्चे माल के अंदर क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। समझ में आया। और वहीं पर तीसरा क्षेत्र आता है सेवा का क्षेत्र, जहां पर हम कोई भी अपना योगदान नहीं दे रहे, यानी कि कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, बस अपनी सेवा दे रहे हैं। जैसे परिवहन की सेवा, दूरसंचार की सेवा, कोई नौकरी में है, ये सब क्या है, हमारा हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। क्रूड ऑयल किसमें आएगा, भी हम चर्चा करेंगे इस पर भी। तो यहां पर तीनों सेक्टर का मेन पर्पस समझ में आया कि नहीं आया सभी को। तो अब मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे आपको तीनों सेक्टर के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। हम में से सभी लोग अंकल चिप्स वगैरह खाते ही होंगे। तो अंकल चिप्स बनाने के लिए जो आलू आता है वो कहां से आता है, प्राइमरी सेक्टर से। आलू गया कहां पर, हमारा लेस की फैक्ट्री में, वहां पर ये आलू धुला कटा, इसके चिप्स बने, पैकेट में पैक हो गया। तो ये जो लेस की फैक्ट्री क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। इसी तरह जब ये हमारा दुकानों पे आ गया, यानी कि शॉप्स पे आ गया, ये क्या हो गया, टर्शरी सेक्टर। क्योंकि ये दुकानदार ना होता तो हमको ये चिप्स खरीदने के लिए कहां जाना पड़ता, लेस की फैक्ट्री में। यस और नो, इस दुकानदार ने क्या इस पैकेट को बनाया है, बस इसने क्या करा, इस प्रोडक्ट को होलसेल से खरीदा और हमारे घर के दरवाजे पर या हमारे मोहल्ले में बेचा। क्योंकि ये इसकी सेवा है, इसने ये सेवा दी और उसी का ये प्रॉफिट उठा रहा है। तो दो दुकानदार सर्विस सेक्टर के होते हैं। इसी तरह कच्चे तेल को देखिए, तो जो हमारी कच्चा तेल या क्रूड ऑयल है, वो क्या है, नेचुरली हमें मिलता है, कहां से, समुद्र में, या हमारे जो ऑयल बेल्स हैं, है ना, समुद्र में, या फिर आप देखोगे मिडिल ईस्ट में जो हमारे कच्चे तेल के कुएं हैं। तो क्रूड ऑयल क्या है, हमारे प्राइमरी सेक्टर का एक क्या है, एग्जाम्पल है। ये जब क्रूड ऑयल हमारा रिफाइनरी में जाता है, जैसे आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारी जामनगर में है, तो ये क्या है, एक सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। क्यों, क्योंकि यहीं से हमारा पेट्रोल बन रहा है, यहीं से हमारा डीजल बन रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। क्या ये कच्चा तेल हमारे लायक है, नहीं। सॉरी। लेकिन जब ये पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान पेट्रोलियम के आउटलेट पर हमारे पड़ोस की पेट्रोल पंप पे बिकता है, तो ये क्या है, एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है। क्या है, एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है। समझ में आया सभी को। समझ में आया सभी को। तो यहां पर आप देख रहे हो क्या, ये कच्चा तेल प्रकृति से, रिफाइनरी मशीनों में हो रही है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, पेट्रोल पंप पे जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, हमेशा इंडस्ट्रीज में क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि क्या दुकान वाला बना रहा है, नहीं। जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला है वो बना रहा है, नहीं।
तो पेट्रोल कहाँ बनना है? हमारे रिफाइनरीज में। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हमारे इंडस्ट्रीज में या सेकेंडरी यूनिट्स में बनते हैं। क्लियर हुआ अभी सभी को? अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन या डाउट सभी को? तो सर्विस सेक्टर में जो लोग अपनी बुद्धि का या अपनी कोई भी सेवा दे रहे हैं वो सब लोग आते हैं, यानी कि उनके द्वारा कोई भी वस्तु के अंदर मूल्य वर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन नहीं किया गया। जो माल हमारा बन करके तैयार हुआ, तो चाहे मैं उसको उठा करके बेचूं या आप उठा के बेचें, तो बेचने वाले का कोई योगदान नहीं है। अगर आप लेस के पैकेट को देखिए तो वो मेरी दुकान पे बिके या पूजा की दुकान पे बिके या मोहम्मद की दुकान पे बिके, पैकेट तो वही होगा, ग्राहक को तो वही स्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम क्या है, अपनी सेवा दे रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मोहल्ले वाले लोगों तक वो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये विशेष हमारे क्या है, 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। इसके अलावा कई किताबों में हमारे दो क्षेत्रों को और बढ़ाया गया है और बताया गया है। ठीक है, तो पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के उदाहरणों को यहां देख लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पढ़ लिया सभी ने? बढ़े आगे? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा 2 क्षेत्र और आते हैं। पहला आता है क्वार्टरनरी यानी कि चतुर्थ क्षेत्र, यानी कि फोर्थ। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी दूसरा, तीसरा टर्शरी और चौथा क्या, हमारा चतुर्थ क्षेत्र। अगर हम क्वार्टरनरी क्षेत्र की बात करें तो यहां पर वो लोग आते हैं जो किसी विशेष नॉलेज या ज्ञान के क्या होते हैं, हमारे जानकार होते हैं। जैसे हमारे समाज में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, तो ये सब लोग क्या है, एक विशेष नॉलेज के क्या है, हमारे ज्ञाता है। इनको हम चतुर्थ क्षेत्र के अंदर मानते हैं। वहीं पर पंचम यानी कि कॉर्नररी क्षेत्र वो होता है जहां पर हमारे समाज के डिसीजन मेकर आते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी में कोई मैनेजर हो या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसा डिसीजन ले रहा है जो हमारे आपके जीवन पे क्या है, प्रभाव डाल रहा है। तो ये सब क्या है, कॉर्नररी सेक्टर के उदाहरण में होते हैं। क्लियर सभी को? सर आप भी टीचर, तो हम टीचर क्या है, हम टीचर एक सर्विस सेक्टर के, हम अपना ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कहो कि सर इकोनॉमी के टीचर या पॉलिटी के टीचर, तो वो क्वार्टरनरी में आएगा, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, एक विशेष चीज की सेवा दे रहे हैं, एक विशेष सब्जेक्ट की सेवा दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल में आप देखोगे तो क्वार्टरनरी और कॉर्नररी क्या है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने के लिए डॉक्टर को, इंजीनियर को हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं, है ना। साइंटिस्ट जो डीआरडीओ या इसरो में हमारा क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो क्या वो निशुल्क कर रहे हैं? नहीं, वो अपने बुद्धि का जो परीक्षण या अपने बुद्धि की जो सेवा दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए उनको उसके लिए रोजगार पे रखा गया है। तो ये दोनों भी सेवा क्षेत्र के पार्ट ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको कई किताबों में अलग तरीके से कैटेगराइज भी किया गया है। ठीक है बेटा, मैंने बताया तो अनिल भाई, मैंने आपको क्या बताया, 3 ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। टर्शरी को हम लोग विशेषज्ञ के रूप में चौथे और पांचवें में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बेटा दोनों में कैसे आएगा मोहम्मद, यहां पर हमने विशेष क्षेत्र की, विशेष नॉलेज वाले लोगों की बात करी, यहां पे डिसीजंस मेकर की बात करी। ठीक है ब्रिजलाल भाई, बस खत्म होने वाला है जल्दी टॉपिक ये वाला। पांचवे का मतलब होता है पूजा, वो लोग जो किसी प्रकार के डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। यानी कि आप अगर कोई विशेष डिसीजन ले रहे हैं तो वो क्या है, हमारा कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके जो मैनेजर होंगे जिनके अंतर्गत आप काम कर रहे हो,
वो क्या कर रहे हैं, अगर वो कोई फैसला लेंगे उससे आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए उनको हम क्या कर रहे हैं, क्वार्नरी सेक्टर के अंदर डालते हैं। ठीक है बेटा, शॉप हमारा सर्विस सेक्टर में आएगा, हाँ, दुकानदार हमारा सेवा क्षेत्र में आएगा। क्लियर सभी को? सिविल सर्वेंट जो है हमारे, वो हमारे कॉर्नरी सेक्टर में आएंगे, क्योंकि वो भी एक डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं, डीएम हो गए, आईपीएस हो गए, वो क्या है, डिसीजन मेकिंग के पावर में होते हैं, इसलिए। ठीक। पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो हमारे डिसीजन मेकिंग वाले हैं, वो फोर्थ फिफ्थ में आएंगे, फोर्थ में नहीं आएंगे। एनसीईआरटी में अगर दिया गया है तो पता नहीं कैसे दिया गया, मेरे को स्क्रीनशॉट एक बार शेयर कर देना मोहम्मद, तो मैं देख लूंगा किस संदर्भ में उन्होंने बात करी है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो हमारे पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं, जैसे सीएम पीएम हो गए। अब कोई छुटभैया नेता या फिर कोई ऐसा मोहल्ले पड़ोस का सभासद वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटिशियन में भी किसकी बात कर रहे हैं, सीएम पीएम या केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर देना डाउट सेक्शन में, कि बता देना सर कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो मैं उसका संदर्भ एक बार देख लूंगा किस संदर्भ में चर्चा की गई है। ठीक है, हाँ, ग्राम प्रधान वगैरह ये क्या, ये सब पोस्ट है। अगर आप देखो तो एक ग्राम प्रधान क्या है, अपने उस ग्रामीण इलाके में या उस क्षेत्र में लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब पता लगा कोई छुटभैया नेता घूम रहा है, वो कह रहा है हमारे नेता कैसा हो, है ना, शालिनी जैसा हो, तो वो कोई डिसीजन मेकर थोड़ी ना है। वो तो लोगों को डिसीजन देने में क्या कर रहा है, लोगों के मन को प्रभावित कर रहा है कि हमारे नेताजी को वोट दे दो, है ना। तो उनको हम इस सब में नहीं शामिल करते हैं, वो सब ऐसे ही है। और वो सब बेरोजगार होते हैं, उनका कोई पद पोस्ट थोड़ी ना होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, तो यहीं तक आज का रखते हैं। इसके अलावा ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें और हमारा हैबिटेशन, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भैया जल्दबाजी मत करो, भी क्विज वगैरह भी होना है, जैसा हमने कहा था, क्विज के बारे में भी चर्चा करेंगे और थोड़ा कुछ आंकड़ों पे भी नजर डालते हैं। अभी आप में से किसी स्टूडेंट प्रशांत का शायद सवाल था कि सर हमारे अलग अलग क्षेत्रों का योगदान कितना है देश की जीडीपी में। तो फिलहाल अभी जीवीए को याद रखिए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी कि सकल मूल्य वर्धन। तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसके अनुसार हम क्या निकालते हैं, देश के विकास को निकालते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में सबसे कम योगदान वर्तमान के कुछ सालों में किसका है, कृषि क्षेत्र का, उसके बाद औद्योगिक और सबसे अधिक सेवा का क्षेत्र। लेकिन अगर हम लोगों के रोजगार को देखें तो हमारे देश में सबसे अधिक लोगों का रोजगार जो है कृषि क्षेत्र में है। तभी मैंने प्रशांत आपसे पूछा था कि आप कृषि क्षेत्र के बारे में किस संदर्भ में जानना चाह रहे हैं, देश की आय में, योगदान में, या फिर वर्क पावर में। तो अगर हम वर्कफोर्स की बात करेंगे, लोग कितने ज्यादा हमारे क्या है, रोजगार में है किस क्षेत्र में, तो सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में है, फिर हमारे सेवा क्षेत्र में, और फिर औद्योगिक क्षेत्र में। और देश की आय में, योगदान में सेवा क्षेत्र सबसे पहला, दूसरे में इंडस्ट्रीज और तीसरे में एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो ये आंकड़े पुराने हैं, अभी मैंने बस रेफरेंस के लिए आपको बताया है। जब हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वर्तमान के क्षेत्र में हम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और इस आंकड़े को देख करके हमें क्या लगता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि देश का किसान परेशान है, क्योंकि जिस क्षेत्र में देश की 40-42% आबादी काम कर रही है और उसकी कमाई क्या है, इतनी कम है कि देश के आय के अंदर उसका 17% 18% योगदान है। तभी तो हम किसान की आय को दुगनी करने की बात कर रहे हैं। तो किसान की अगर क्या है, किसान की आय दुगनी होगी तभी तो क्या होगा, कृषि क्षेत्र में हमारा जो योगदान है जीडीपी में वो भी बढ़ेगा। तभी देखिए सरकारें क्या कहती है, किसान हमारा परेशान है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको अपने उपज की उचित मूल्य नहीं मिलती, इसी वजह से उनकी आय कम होती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी एक ओवरव्यू रखेंगे, जब हम कृषि क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी समस्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या कारण थे जिसकी वजह से किसानों का इतना शोषण हुआ। तो इन सब पे भी हम चर्चा आगे डिटेल में समय पे करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन है, डाउट किसी को आज की क्लास में, तो यहाँ पे आज का क्लास समाप्त होता है। अभी हम लोग क्विज पर चर्चा करेंगे, अभी क्विज करेंगे हम लोग। बताइए, कोई कंफ्यूजन है, डाउट किसी को? सभी लोग रेडी हैं तो क्विज करें, एक बार थम्स अप कर दीजिए, तो क्विज शुरू करते हैं फिर।
चलिए, तो एक ओवरव्यू देखते हैं। धन्यवाद मनीष भाई, आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया। चलिए, पहला सवाल खुद पढ़िए। पोल दे रहा हूं, मार्क कीजिए। जी रविंद्र भाई, अभी 2 घंटे के बाद बीसीए वाली क्लास भी है 9 बजे। चलिए, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, बालक बालिकाएं ऐसी हैं जो अभी भी क्या कर रही हैं, सवाल गलत कर रही हैं। भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो अर्थव्यवस्था जहां पे निजी और सरकारी संस्थानें एक साथ एक वक्त पे काम करती हैं। ठीक है, भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए पढ़िए। भैया, इतनी ज्यादा चर्चा हुई थी, मैंने सब बताया था कि फ्रेंच भाषा का शब्द है लेजी फेयर। अदृश्य हाथों की हम बात करते हैं और उसके बाद भी 61% आंसर आ रहा है इसका। भैया, क्लासिकल स्कूल कौन सा है? पूंजीवादी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो सोशलिस्ट कहां से आ गया? डेमोक्रेटिक कोई मतलब नहीं। कुड प्रोक्रो तो हमारा पढ़ा ही नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स का है। अच्छा, हिंदी मीटिंग अलग है, तब भी तो गलत कर रहे हैं दोस्त। लेजी फेयर का सिद्धांत तो देखते ही बता सकते थे, है कि नहीं? हाँ, ये वही है जो एडम स्मिथ जी के द्वारा गाड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, पढ़िए। ये सवाल तो हमने अपनी क्लास की पीपीटी की लाइन से उठाया है, ये तो गलत मत करिएगा। बताइए, अभी हम पढ़ा के आए हैं और क्लास के पीपीटी में भी इसको दिखाया था कि कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक माने जाते हैं और उनको, उनके विचारधारा पे ही हमारा क्या है, ये आधारित है। देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये लाइन कहाँ गई, है कि नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखिए, जो जो चीजें पढ़ रहे हैं एक एक चीजों को पढ़िए, सोचिए, समझिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि लेजी फेयर के सिद्धांत पर है, ये किसके द्वारा लाई गई है? एडम स्मिथ जी के द्वारा लाई गई है। अगला सवाल पढ़िए, थोड़ा बड़ा है, समय ज्यादा देता हूं इसमें। सॉरी। कितने लोगों का गलत हो चुका है सवाल? आती हुई चीजें लेकिन पढ़ना और उसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। बताइए, इतना आसान सा कॉन्सेप्ट, इतनी आसान सी परिभाषा हम गलत कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म, और मैक्रो मतलब व्यापक, यानी कि बड़े स्तर पर, समष्टि स्तर पर, है ना? तो यहां पर अगर आप देखो तो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैक्रो, और इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो मैंने क्या करा था, दोनों की परिभाषाओं को आपस में इंटरचेंज कर दिया था और आप में से 50% से अधिक बच्चे क्या हुए, उसी ट्रैप में, उसी गड्ढे में फंस गए। तो देखिए, आती हुई चीजें हैं, जब तक आप कान नाक खोल करके क्लास में नहीं बैठेंगे, चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ऐसा भी हो सकता है। तो इसी प्रकार में क्वेश्चन को देखिए, इजी क्वेश्चंस है, लेकिन जो भी ट्रैप एग्जामिनर बनाएगा
वो सब मैं अपने इस कोर्स में रखूंगा आपके लिए, ताकि आप लोग को पता लगे कि कहां पर धोखा हो सकता है। क्लियर? चलिए एक सवाल और देखते हैं। सभी शब्दों को, एक एक शब्द को पढ़िएगा। क्वेश्चन में एक शब्द से उत्तर बदल जाता है, एक शब्द से उत्तर बदल जाता है। वेरी गुड, 66% स्टूडेंट का सवाल सही आया उत्तर। यहां पर मैंने नॉट पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन हमारे प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है। तो कृषि प्राथमिक, माइनिंग खनन प्राथमिक, और ये दोनों क्या है, ये कहां पे आता है, ये कहां पे आता है? जी रंजना, बिल्कुल अभी क्लास के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, 1.5 घंटे का मौका है। हैंडलूम किसमें आएगा? सेकेंडरी में, द्वितीयक क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर मूल्यवर्धन हो रहा है, कोई कला का प्रदर्शन हो रहा है। और ये क्या है? सेवा का क्षेत्र है, यानी कि वकालत क्या है? सेवा का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नोट पर ध्यान दीजिए। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने नोट पे ना ध्यान देकर के गलत कर दिया इसको, है ना कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने नोट नहीं देख पाए होंगे, है ना? तो भैया ध्यान रखिए। इसके अलावा चलिए लास्ट में एक छोटा सा मेंस का आंसर राइटिंग का सवाल, सभी लोग 250 शब्दों में इसको लिखिएगा। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? शुरुआत में मैंने दोनों के बीच का अंतर आपको बताया था उदाहरण के साथ। इसके बारे में लिखिएगा 250 शब्दों में, और डाउट सेक्शन में क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को अपलोड करिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए, हाँ लीडर बोर्ड पे एक नजर डालते हैं। तो फर्स्ट पे राबिया है, फिर अंशुल, विकास, प्रिंसी, रविंद्र, उमेश, उषा, प्रशांत, वरुण, शिव, राणा, रंजना, पूजा, अनिल, विवेक, अमित, मयंक, संध्या, रेणु, रवि और सोनू है। तो सभी लीडर बोर्ड टॉपर को बहुत बहुत बधाई। जिनका नाम नहीं आ पाया और मेहनत कीजिए, ताकि कल से आपका नाम भी लीडर बोर्ड पे आए। तो दिन प्रतिदिन हमारा जो भी कक्षा में हम पढ़ेंगे फिर करेंगे। अरे राणा भाई, हम जरा दक्षिण भारत की तरफ है ना, तो वहां मौसम गर्म है थोड़ा, है ना, और उसी सर्दी गर्मी के चक्कर में उधर अभी दिल्ली से आए थे, इसीलिए तबियत मेरा खराब हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी तबियत थोड़ा खराब हो गया है। यहाँ गर्मी, हम पंखा चलाए बैठे हैं, एसी चलाए बैठे हैं, इसीलिए मेरा तबियत भी खराब हो गया। गर्मी से आए हैं, सर्दी से गर्मी में आए हैं। तो चलिए फिलहाल एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में और रात में 9 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। तो दो सवाल है यहाँ पर, यहाँ पर सॉरी, दो सवाल है, तो इसको भी आप लिखिएगा 250 शब्दों में लिख करके बताइएगा। ठीक है बेटा, मंथली डीसीए का कोई पीडीएफ नहीं आता, डेली करंट अफेयर्स का एक ही दिन का पीडीएफ होता है, वो अवेलेबल है टेलीग्राम पर। ठीक है, मंथली नहीं आता है। मंथली कंपाइलेशन हमारे ऐप पे मौजूद है, वहां पे आप कर लीजिएगा। हाँ जी, इसको डाउट सेक्शन में करना है। जब आप लिख लीजिए मनीष भाई, जब आप लिख लीजिए, जब आपको समय मिल जाए आप लिख करके उसको अपलोड कर दीजिएगा। 9 बजे वाली क्लास ऐप और यूट्यूब दोनों पर होती है, जहां पे आपको सहूलियत हो तो वहां पर आप कर लीजिएगा। धन्यवाद शालिनी। टेलीग्राम पे नहीं, ऐप पर भेजना है, ऐप पर बाइजू एग्जाम प्रेप के ऐप पे जाइएगा, डाउट सेक्शन में लिख के भेजना। टेलीग्राम पे मत भेजिएगा, वहां चेक नहीं करते हैं किसी का आंसर। ठीक है, कई बार टेलीग्राम खोलने में डिले हो जाता है, लेकिन ऐप पर आप भेजोगे तो तुरंत आ जाता है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं पुष्पेंद्र, कभी ना कभी तो सही लिखेंगे, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो अभी से लिखना शुरू कीजिए, जब हमारा कोर्स खत्म होगा तब तक आप लिखने की अच्छी व्यवस्था में आ जाएंगे। प्रभा, अभी क्लासेस का बर्डन ज्यादा है, इस वजह से सुबह क्लासेस नहीं रखी है, ताकि शाम को ही क्लासेस रखी हैं। ठीक है, तो इसी वजह से डीसीए के टाइम में बदलाव किया गया है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी पहली बार जरूर होगा रुद्र, अच्छा प्रयास करिए, पहली बार लिखिए। ज्योग्राफी का बैच खत्म होने वाला है, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए तब तक मेरी डीसीए की। जब ज्योग्राफी का बैच खत्म हो जाए तब से आप लाइव क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं आपसे 9 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।